ऑलराइट, अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दो लोगों के बीच में हो रहा है। सबसे पहले इसको समझेंगे हम लोग थोड़ा सा मैप वाइज। क्या हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर कौन सा रूलिंग चल रहा था? दुर्रानी। दुर्रानी में हमने नादिर शाह समझा। नादिर शाह का एक नेफ्यू था, भतीजा था, जो नादिर शाह से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वो कहता है यार शानदार है, मेरा जो चाचा है बड़ा शानदार है। क्या शानदार तरीके से दिल्ली पर अटैक किया, क्या तरीके से 20 लाख रुपए लिए, फिर अंदर चला गया, फिर हीरे जवाहरात ले आया, मारपीट करी, धर्म का प्रचार किया, सारे काम किए। तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ करता था, अपने चाचा को अपना रोल मॉडल मानता था। उस बच्चे का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। अब अहमद शाह अब्दाली जो भतीजा है नादिर शाह का, वो नादिर शाह को कई बार इस बात के लिए अप्रोच करता था कि चाचा जब हमें इतना बेनिफिट, इतना पैसा, इतना सब कुछ जब हमें वहां से मिला है इंडिया से, तो हम क्यों मतलब इंडिया पे एक ही बार अटैक करके रुक गए, हमें वापस से एक बार इंडिया पे अटैक क्यों नहीं करना चाहिए? तो नादिर शाह बोलता है कि बेटा हमने अटैक किया, उस समय पे हमारी किस्मत अच्छी थी कि जो बाजीराव था मराठा, वो अटैक को रिटेलिएट करने के लिए दिल्ली की तरफ नहीं आया। अदरवाइज अगर मराठा आ जाते तो शायद हम लोग वहीं के वहीं दफन हो जाते, हम लोग शायद यहाँ तक वापस नहीं आ पाते। मराठा इतने स्ट्रांग है अपनी जगह पे। तो उसने बोला कि लेकिन आए तो नहीं ना, तो दिल्ली में तो मुगल्स ही है ना। तो जब सब कुछ वहां पे मतलब अपने मतलब हमें जाना है दिल्ली, अटैक करना है, पैसा लूटना है, वापस आना है, तो हम मराठाओं को वो क्या करें, और चलो आ भी गए तो देख ही जाएगी, युद्ध लड़ लेंगे। तो ये समझाता है कि नहीं, आप मराठाओं से युद्ध नहीं लड़ सकते। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह अब्दाली था पूरा नाम। ये अहमद शाह अपने भतीजे को बोलता है नहीं बेटा, आप किसी भी सूरत में मराठाओं को नहीं हरा सकते, आप उनसे नहीं जीत सकते, वो बहुत पावरफुल हैं। और अब तो पंजाब तक उनको स्ट्रांग होल्ड उनका हो गया है। अहमद शाह कई बार समझाता है कि नहीं यार चाचू देखो, बहुत पैसा मिलेगा, चलना चाहिए, अटैक करना चाहिए। नहीं मानता तो अहमद शाह एक दिन क्या करता है कि इसको दिमाग खराब होता है, एक दिन अपने चाचू को ही निपटा देता है कि इतना इंप्रेस कर दिया तूने मेरे को, अब तू ही मेरी बात नहीं मान रहा, मेरे को तो इंडिया पे अटैक करना है। तो अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, अपने चाचा नादिर शाह की हत्या कर देता है, और उसके बाद प्लान करता है किस तरफ, तो कूच दिल्ली, कि चलो दिल्ली चलें। ठीक है ना। तो कुल मिला के अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से दिल्ली तक आने के लिए इंडिया पे 6 बार अटैक करता है। ठीक है। 6 बार में एक बार पंजाब जीत गया, पाकिस्तान वाला, फिर इंडिया वाला पंजाब आ गया, फिर थोड़ा सा हरियाणा आ गया, फिर थोड़ा सा और हरियाणा के आसपास आ गया। ऐसे करते करते 5-6 बार में ये दिल्ली के पास तक पहुंचने के लिए कैपेबल हो जाता है। और लेकिन हर जगह पे जब ये जीत रहा है, तो यहाँ पे जो भी अधिकारी और जो आर्मी जो मारी जा रही है, वो किसकी है ज्यादा? मराठास की। तो मराठास को ये बात पसंद नहीं आ रही कि कल का अहमद शाह अब्दाली इतनी हिम्मत होगी कि ये लड़ते लड़ते दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और क्योंकि अब दिल्ली पे हमारा राज है, यानी कि दिल्ली के लाल किले पे इस टाइम पे मुगलों का झंडा होता था, लेकिन मुगलों के झंडे के ऊपर मराठाओं का झंडा हुआ करता था, भगवा। लाल किले के ऊपर ये लोग लगा के आए थे। ठीक है, इतना कंट्रोल था इनका वहां पे दिल्ली के ऊपर। तो ये कहता है दिल्ली पे हमारा राज है, हम बेशक हम यहाँ बैठे हुए हैं, पुणे में बैठे हुए हैं, सतारा में बैठे हुए हैं, रायगढ़ में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा शासन तो दिल्ली में चल ही रहा है ना, जब झंडा हमारा लगा हुआ है लाल किले पे तो। और हमारे अधिकारी वहां तक हैं, और इनको मारता हुआ अहमद शाह अब्दाली अगर दिल्ली की तरफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक अटैक हमारा मराठा के खिलाफ ही हो गया। तो यहाँ पे मराठा जो है वो प्लान करते हैं कि इसको रिटेलिएट करेंगे। नहीं, मराठा को जब पता चलता है जीतते जीतते दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, कौन? अफगानी। तो ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग यहाँ जाके लड़ाई करेंगे। ठीक है ना। लेकिन मराठा यहाँ पे एक गलती करते हैं। मराठा का क्या है बेसिकली, कि मराठा एक तो क्या है कि युद्ध से पहले थोड़ी सी तैयारी कम है इनकी। तैयारी कम है इन द सेंस कि ये दिल्ली जा रहे हैं, और दिन है, समय है जनवरी का, समय है जनवरी का। ठीक है ना। दूसरी बात, इनको रोड मैप नहीं पता, इनके पास गूगल मैप भी खराब है, इनको रोड नहीं पता इन्हें जाना कहाँ से है। तीसरी बात कि वो आएगा तो वो दिल्ली तक आएगा, लूट के चला जाएगा, उसको मराठाओं से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मराठा क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरफेयर इनका था, तो मराठा जबरदस्ती अपना पावर दिखाने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करना पसंद करते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे और इनके साथ हम लोग युद्ध करेंगे, अफगानियों को हम लोग हराएंगे। मराठाओं में आपस में बात होती है, कई मराठा इसके फेवर में होते हैं, बहुत से मराठा इसके फेवर में नहीं होते कि हमें वहां पे जाना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि जो पेशवा था वो अड़ियल दिमाग का आदमी था, अड़ियल था। पेशवा का नाम क्या? बालाजी बाजीराव। वो बड़ा अड़ियल था। उसने बोला नहीं, जब वो आ रहे हैं तो अब क्षेत्र हमारा है, बेशक हम लोग मराठा यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन एरिया तो पूरा हमारा ही है ना, तो हमें हमारे एरिया के प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली में युद्ध करने के लिए जाना चाहिए। तो ये यहाँ से 3 लोगों को भेजता है। एक तो भेजता है सदाशिव राव,
एक भेजता है विश्वास राव, एक भेजता है शमशेर बहादुर। ठीक है, ये तीन लोगों को भेजता है लीडर बना के, जिसमें ओवरऑल जो लीडर होता है इस बैटल का वो होता है इसका अपना बेटा विश्वास राव। ठीक है, ये सेनापति होता है, मुख्य सेनापति। बच्चे की उम्र है मात्र 16 साल। ठीक है, ये मैंने ट्री कल आपको समझाया था, इन लोगों का ट्री आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। पेशवाई ट्री मैंने कल आपको समझाया था। पहले पेशवा, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के दो बच्चे, बाजीराव फर्स्ट और चिमाजी अप्पा। ठीक है, चिमाजी अप्पा का एक बेटा सदाशिव भाऊ, शॉर्ट में इसको बोल देते भाऊ, भाऊ यानी कि बड़ा भाई। ठीक है, खौफ था इस बंदे का, शानदार खौफ था इस बंदे का पूरे मराठा के अंदर। बस समस्या क्या थी कि ये छोटे भाई की फैमिली से था, तो कभी भी ये पेशवा जैसे बड़े पद पर नहीं पहुंच पाया। अगर ये पहुंचता तो बहुत कैपेबल व्यक्ति था। ठीक है, बाजीराव के तीन, दो प्रियंका चोपड़ा से, एक दीपिका पादुकोण से। क्या नाम? एक तो वही जो पेशवा बनाए बालाजी बाजीराव। ठीक है, दूसरा रघुनाथ, तीसरा शमशेर बहादुर। ठीक है, बालाजी बाजीराव के तीन बच्चे, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। ठीक है, रघुनाथ राव के तीन बच्चे, पहला बाजीराव सेकंड, दूसरा चिमाजी राव और तीसरा अमृत राव, जो एक एडॉप्टेड था। ठीक है, ये इसकी फैमिली थी और कोई फैमिली किसी की थी नहीं। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये फैमिली थी। तो अब इस फैमिली के अंदर अगर हम लोग समझे तो हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। बालाजी विश्वनाथ कंप्लीट है, बाजीराव कंप्लीट है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ पानीपत का थर्ड युद्ध में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बालाजी बाजीराव हम लोग पढ़ रहे हैं, रघुनाथ राव एंग्लो मराठा में पढ़ाया जाएगा, शमशेर बहादुर पानीपत में पढ़ाया जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और ये सारे एंग्लो मराठा में चलेंगे ये सारे। ठीक है ना, तो अब हुआ क्या कि पानीपत के थर्ड बैटल में कौन कौन लड़ने गया? सदाशिव लड़ने गया, विश्वास लड़ने गया, शमशेर बहादुर लड़ने गया। सदाशिव कौन है? सदाशिव चिमाजी अप्पा का भाऊ यानी कि बड़ा बेटा, एक योग्य सेनापति। ठीक है, दूसरा कौन है? विश्वास राव। विश्वास राव कौन है? वो बालाजी विश्वनाथ का बाजीराव का बेटा है। तीसरा है शमशेर बहादुर, जो बालाजी बाजीराव का कजन ब्रदर है, यानी कि स्टेप ब्रदर है, कजन भी क्या बोले, स्टेप ब्रदर है। ठीक है, इस तरीके से एक फैमिली थी। तो पानीपत के युद्ध में कौन कौन लड़ने जा रहे हैं मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। शमशेर बहादुर जा रहा है, सदाशिव राव जा रहा है और विश्वास राव जा रहा है। ठीक है, इसकी एज है मात्र 16 साल। ठीक है ना, तो बालाजी बाजीराव हालांकि सब इसको भेजने के विरोध में थे, लेकिन बालाजी बाजीराव को लगा कि अगर मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा और ये युद्ध वगैरह लड़ना नहीं सीखेगा तो कल को पेशवाई में इतने सारे कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। और वैसे भी लोग जो थे वो सदाशिव के फेवर में बहुत रहने वाले ज्यादा थे। इसको यूं था कि अभी मैं मर जाऊंगा तो सदाशिव राव ना बन जाए। तो सदाशिव बेशक उसका प्यार मोहब्बत सब कुछ था उसके साथ, लेकिन हर एक कोई चाहता भैया मेरा बेटा बने। तो उसने सदाशिव को जिम्मेदारी दे दी कि भैया पूरे युद्ध में युद्ध एक तरफ रहेगा, तो मेरे बेटे का ध्यान रखना पड़ेगा, इसका विशेष ध्यान रखियो। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो तीन लोग थे ये मराठाओं की तरफ से इस युद्ध को लड़ने के लिए जाते हैं। सदाशिव राव, विश्वास राव और शमशेर बहादुर। मुख्य रूप से विश्वास राव एक 16 साल का बच्चा है, लेकिन मेन सेनापति इसी को बनाया गया है इस युद्ध का। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? फटाफट से कोई भी बच्चा बता दो यहां तक क्लियर है।
कोई तो बोलो यार। चलिए, कॉजेज ऑफ वॉर, पानीपत के तीसरे युद्ध के कारण क्या थे? इंटरफेयर ऑफ मराठाज इन दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब। मराठाओं का दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की तरफ अधिक इंटरफेयर होना, ठीक है, ये इसका सबसे प्रमुख कारण था। क्लियर है यहाँ तक की बात? उसके बाद कॉजेज में आप ये लिखेंगे, ठीक है ना? ओके, उसके बाद लिखेंगे लीडर्स, लीडर्स ऑफ वॉर। ओके, तो लीडर्स मराठास की तरफ से कौन थे? 3 नाम मैंने लिख दिए। कौन कौन? सदाशिव, विश्वास और शमशेर बहादुर। ठीक है, तो ये तो हो गए वैसे। फिर दूसरा, मराठास के आर्टिलरी यानी तोपखाना, आर्टिलरी लीडर कौन थे? मराठास की तरफ से जो तोप लेके चला रहे थे, उस लीडर का नाम था इब्राहिम गर्दी। ठीक है, ही वॉज इब्राहिम गर्दी। ये इस युद्ध में मराठास का तोप खाने का, कैनन डिपार्टमेंट का लीडर था, आर्टिलरी या कैनन डिपार्टमेंट। बेसिकली जब इन्होंने अभी झलकी की जो ट्रीटी हुई थी ना थोड़ी देर पहले, जो मैंने बताया था झलकी वाला, उसमें जब उसके ऊपर कब्जा कर लिया था हैदराबाद के ऊपर, तो इब्राहिम गर्दी जो था वो हैदराबाद की तरफ से तोप खाने का प्रमुख था और बहुत ही ज्यादा योग्य व्यक्ति था। तो उसको सदाशिव भाव वहां से उठा के ले आया था हैदराबाद से, चल तू हमारे काम आएगा, और यहाँ पे इसको काम में लिया था। हालांकि बहुत सारे लोग इसको मारने के फेवर में थे, इंक्लूडिंग पेशवा। पेशवा भी कहता कि इब्राहिम गर्दी को मारवा देते हैं, खत्म करो इसके टेंशन को। तो सदाशिव अड़ गया था, कहने लगी मारो मत, ये हमारे काम आएगा, बंदा ठीक है, और इसको जिंदगी बख्श दो। वो जिंदगी बख्श चाहता भी था कि उसको ना मारा जाए, इसकी जिंदगी बख्श देंगे तो इसके ऊपर एहसान हो जाएगा, कहीं भी कल को युद्ध हो जाएगा तो इसकी ऐसे तोप डिपार्टमेंट किसी के पास इंडिया में नॉलेज नहीं है। तो सदाशिव ने इसकी जिंदगी बचाई थी, तो ये सदाशिव के लिए जीने मरने को तैयार था। ठीक है, इस तरीके से ये लोग लड़ने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। क्लियर है? अब हुआ क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये आ रही है कि मराठा जब यहाँ से निकल रहे हैं अपने क्षेत्र से, जब निकल रहे हैं लड़ने के लिए, ठीक है, 3 लीडर हो गए, है ना, ए बी सी। ठीक है, एक हो गया इनका आर्टिलरी कैनन डिपार्टमेंट का लीडर, ये 3 लीडर हो गए। टोटल जो इनके पास आर्मी है वो है मात्र 50,000। टोटल 50,000 लेके निकल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? जाना है इनको पानीपत, दिल्ली पहुंचना है। अब होता क्या है कि ये दिल्ली जाने के लिए इनको पता है कि यहाँ से जो अब्दाली आ रहा है उसके पास तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 लाख के आसपास की आर्मी है, उनको पता है। तो ये यहाँ से इस भरोसे निकल जाते हैं कि जब हम लोग यहाँ से दिल्ली तक पहुंचेंगे तो रास्ते में जितने भी एम्पायर आते हैं सब में हम लोग सबसे चौथ ले ही रहे हैं, सब पे हमारे ही कंट्रोल चल रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, बीच में उनकी आर्मी का एक हिस्सा अपनी आर्मी के साथ जोड़ते रहेंगे, और धीरे धीरे करके जब तक हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचते पहुंचते हमारे पास भी 1.5-2 लाख के आसपास सेना हो जाएगी। अब बात बिल्कुल सही थी, हुआ भी यही। हरियाणा के आफ्टर क्या लिखा है? पंजाब, दिल्ली हरियाणा पंजाब। ठीक है, तो इनके दिमाग में ये था भाई यहाँ से निकलेंगे 50,000 अपने, और वहां तक पहुंचते पहुंचते 1.5-2 लाख हो जाएंगे। अवध से ले लेंगे, राजस्थान से ले लेंगे, दिल्ली के मिल जाएंगे, ठीक है, एमपी में मिल जाएंगे, गुजरात के मिल जाएंगे, चाहे जो जो एरिया आसपास का आएगा, तो उस एरिया के जो भी लोग रहेंगे उनको, जो भी लीडर रहेंगे उनसे उनकी आर्मी का एक हिस्सा मांग लेंगे, और लेते हुए उनको आगे इस तरीके से हम लोग बढ़ जाएंगे। ऐसा करके मराठास का मानना था, जो काफी हद तक सक्सेस भी रहा, कि जब ये लोग दिल्ली की तरफ जा रहे थे, दिल्ली पहुंचते पहुंचते इनके पास भी तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख के आसपास आर्मी इनके साथ आ चुकी थी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? एक तो आर्मी कम लेके निकले, ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम्स क्या है इनके लिए? प्रॉब्लम नंबर वन क्या लिखेंगे? कम आर्मी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट आर्मी। नंबर 1 प्रॉब्लम है शॉर्ट आर्मी। ठीक है, नंबर 2 टेरिटरी इश्यूज। टेरिटरी इशू क्या है कि मराठास हैव नेवर फॉट अ बिग बैटल नियर दिल्ली और इन प्लेन्स। मराठा ने कभी भी दिल्ली में किसी भी उत्तरी मैदान में कोई बड़ा युद्ध कभी लड़ा ही नहीं था, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, है ना। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है ना। तो
मतलब एक्सपीरियंस बहुत था लड़ने का, लेकिन अपनी टेरिटरी में लड़ने का एक्सपीरियंस था, उधर लड़ने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था इनको। कहाँ पे? कहीं भी पहाड़ों में, कहीं भी मैदान में लड़ने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास नहीं था। ठीक है ना, ये 3 चीजें हो गई। अब वो चौथा, सब आर्मी को तो अपने साथ मिला रहे हैं, लेकिन आर्मी को मिला तो लेंगे, लेकिन ट्रस्ट इशू रहेगा। ट्रस्ट इशू क्या रहेगा भैया? उसका जो सेनापति रहेगा वो तो उनकी बात मानेगा ना, मराठाओं की बात तो नहीं मानेगा। चौथा प्रॉब्लम आएगा ट्रस्ट इशू, है ना। पांचवा, ज्योग्राफिकल इशू। ज्योग्राफिकल इशू कह लो या अनअवेयरनेस बोल दो। अवेयरनेस कैसे? कि इनके अंदर मराठाओं ने इतना दिमाग नहीं लगाया कि ये मराठा यहाँ पे लड़ने के लिए जा रहे थे जनवरी के महीने में। क्लियर है? ओके। जनवरी में अफगानिस्तान वालों के पास कोई काम तो होता नहीं था। वो अफगानिस्तान में क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर वाले एरिया का, कश्मीर के ऊपर वाला क्षेत्र है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे स्नोफॉल होता है, वहां पे क्या होता है, बर्फ पड़ती है। तो अफगानिस्तान के पास कोई काम नहीं था, वो जनवरी में दिल्ली की तरफ बढ़ दिए कि भाई वहां तो बर्फ पड़ रही है, वो जब बर्फ पड़ रही है तो पूरा एरिया अपना सिक्योर है, सेफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई आएगा ही नहीं लड़ने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ से निकल जाते हैं, दिल्ली की तरफ अटैक करेंगे। तो उनके लिए तो जनवरी का महीना दिल्ली में बहुत अच्छा था, है ना, सर्दी थी, सब कुछ थी, जिसकी उनको आदत थी काफी ज्यादा। ठीक है, मराठाओं को इस एरिया की ज्योग्राफिकल इश्यूज और अवेयरनेस थी नहीं, और ये जनवरी में वहां लड़ने के लिए चले गए। ठीक है ना। अगर अगर ये युद्ध जनवरी में ना होके फेब या मार्च में होता, ठीक है, तो अफगानी सेना कभी खड़ी ही नहीं हो पाती दिल्ली एनसीआर में। मार्च के आसपास इतनी गर्मी हो जाती है, अफगान की सेना अपने आप वहां से हथियार डाल के भाग जाती। ठीक है ना। लेकिन अफगानी सेना के लिए तो जनवरी का महीना परफेक्ट था। मराठाओं के लिए जनवरी जैसे अभी चल रही है, दिसंबर जनवरी, वहां पे मुंबई जाओगे, मुंबई का एक स्टूडेंट है ना अपना आकाश, है ना, तो वहां की सर्दी तो खैर नाम मात्र होती है। दिल्ली की सर्दी और मुंबई की सर्दी में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो उन लोगों को वो सर्दी का एक्सपीरियंस है ही नहीं, मराठास को, उन्हें पता ही नहीं ठंड होती क्या है। उनके लिए तो यह है कि दिसंबर है, चलो दिसंबर है तो शायद ठंड होती है तो स्वेटर पहन लेते हैं, वैसे ठंड नहीं लगती, पर वो दिसंबर देख के स्वेटर पहन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि समुद्री एरिया तो वहां पे ज्यादा ठंड आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मराठा यहाँ पे जनवरी में लड़ने के लिए चले गए, जिसका उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था सर्दियों में लड़ने का। ठीक है, और जो ऊपर से सेना लड़ने आई थी उनके पास वही उसी महीने में लड़ने का एक्सपीरियंस था। तो ये मराठाओं की तरफ से कुछ गलतियां रही। ठीक है, चलिए, अब मराठा जब यहाँ से पहुंचते हैं, मराठा तो अपने साथ सभी सेनाओं को मिलाते हुए 1.5-2 लाख के आसपास दिल्ली के पास जाके पहुंच जाते हैं। अब मराठाओं के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये यमुना नदी है, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है ना। तो मराठा को ये था कि हम लोग जाएंगे यहां से दिल्ली, ये यमुना को क्रॉस करेंगे, यमुना नदी को क्रॉस करेंगे, और यहाँ जाके हरियाणा में इनके सामने खड़े हो जाएंगे। अब ये मान लो कि पानीपत का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से आ रही है अफगानी सेना और यहाँ से आ रही है मराठा सेना, आप ये मान लो। ठीक है ना, कि उनको ये था भाई यहाँ से जाएंगे, एंट्री लेंगे और यहाँ पे जाके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और तरीका क्या था कि भाई यहाँ पे अफगानी सेना आ जाएगी, यहाँ पे हमारी सेना हो जाएगी पानीपत में, ठीक है, और इस बैटलफील्ड में हम लोग युद्ध कर लेंगे, ऐसा इनका मानना था। क्लियर है मेरी बात? लेकिन हुआ क्या, क्योंकि इनको रूट का अवेयरनेस नहीं था मराठास को, तो मराठास जिनको एक्चुअल में आना तो इस साइड था, मराठा ने पता नहीं कौन सा रूट पकड़ा, वो इस साइड ना आके वो कहीं और से घूम के इस साइड से उन्होंने एंट्री ली। ठीक है, और जब तक वो वहां पे पहुंच के एंट्री लेते, उस टाइम तक ये जो अफगानी सेना थी ये इधर ना खड़ी होके उनको इस साइड खड़ी मिली, यहाँ पे अफगानी सेना खड़ी मिली, और वो सामने से आए, उनको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। ठीक है ना, और अफगानी सेना ने धीरे धीरे करते हुए इस एरिया को कैप्चर कर लिया, यानी कि इस एरिया में खड़ी हो गई अफगानी सेना इधर मुंह करके। अब मराठा इधर से आए, अब उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो मराठाओं को यहाँ पे खड़ा होना पड़ा, अफगानिस्तान को इधर खड़ा होना पड़ा। ठीक है, दोनों को एरिया का एक्सपीरियंस था नहीं, आना जाना कुछ ऐसा हुआ कि दोनों अपनी जगह सही से नहीं सिलेक्ट कर पाए। हालांकि अफगानिस्तान की किस्मत इतनी अच्छी थी कि जब अफगानिस्तान यहाँ पे खड़ा हुआ तो ये सारा हिल्स एरिया था पानीपत में, जो छोटा मोटा हिल्स का जो क्षेत्र है, यानी कि पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से किसके पास चला गया, अफगानी के पास। मैदानी हिस्सा किसके पास आ गया, मैदानी हिस्सा आ गया मराठास के पास। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे किस्मत काम करेगी अफगानिस की। और बैटलफील्ड में पहले तरीका ये था भाई यहाँ पे मराठा होंगे, यहाँ अफगानी होंगे, लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ अफगान, यहाँ आगे आपके मराठा, यहाँ चले गए आपके अफगानी। ठीक है, इस तरीके से कुछ बैटलफील्ड की सजावट हो जाती है, जिसमें लड़ने के लिए मराठा और अफगान आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आप मान लो ये हो गया आपके अफगान, ठीक है, और इधर हो गया आपके मराठा।
ठीक है, इधर आपका हो गया अफगानिस्तान, ठीक है, इधर आपका हो गया मराठा। क्लियर है यहां तक की बात? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि युद्ध लड़ते लड़ते जब मराठाओं को अपनी कोई सूचना अपने क्षेत्र में भेजनी पड़ेगी तो ये एरिया क्रॉस करके ही भेज सकते हैं, और कोई तरीका नहीं था। सेम अफगानिस्तान को कोई न्यूज यहां भेजनी होगी तो उनको मराठा को क्रॉस करके ही भेजनी है, और कोई तरीका उनके पास भी नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे बुरी तरीके से ये मैटर दोनों का आमने सामने हो जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मराठा यहां तक तो अपने साथ काफी सेना लेके आ गए, अफगानिस्तान वाले यहां तक सेना लेके आ गए। इन बिटवीन अफगानिस्तान का जो अहमद शाह अब्दाली था उसको पता चला कि भैया अफगानिस्तान के अंदर बर्फबारी कम हो गई है, ठीक है, और वहां पे उसके भतीजे ने उसका दुर्रानी एम्पायर कैप्चर करने की कोशिश की है। किसको पता चला? अहमद शाह अब्दाली को पता चला कि भैया कि अफगानिस्तान में मेरा क्षेत्र जाने वाला है और वहां पे मेरे लिए मुश्किल आने वाली है। तो अफगानिस्तान का जो ये था मोहम्मद शाह रंगीला, ये तुरंत यहाँ पे बैटल को छोड़ देता है, मतलब बैटल शुरू होने से पहले वो अपना हथियार डाल देता है। वो यहाँ पे मराठाओं से बात करता है, बोलता है भाई कि जो हुआ सो हुआ। अच्छा, बात क्यों कर रहा है? क्योंकि भैया उसको जाना तो इसी रास्ते से है। अगर अफगान यहाँ पे होता, मराठा वहां होता, तो बात भी नहीं करता, वो सीधा वापस चला जाता, होता कि नहीं होता। लेकिन अब उसको बात क्यों करनी पड़ी कि भैया रास्ता दे, मेरे को वापस अपने घर जाना है, ठीक है। मराठा इस बैटल को लेके इतने कॉन्फिडेंट थे कि जब मराठा यहां से निकले थे अपने क्षेत्र से, ठीक है, तो इतने कॉन्फिडेंस थे, ये जो 3 नाम मैंने लिखे आपको, सदाशिव, विश्वास और शमशेर, इन 2 लोगों की नई नई शादियां हुई थी, ठीक है ना। इतने कॉन्फिडेंस थे कि इस युद्ध में अपने साथ अपने बीवी बच्चों को लेके गए थे, खाना पीना बीवी बच्चे सब लेके गए थे, ठीक है ना। तो ये इतने कॉन्फिडेंस थे कि यार चलो खाली बैठे बैठे तुम लोग बोर हो रहे हो, चलो तुम्हें दिखा के आते हैं युद्ध कैसे होते हैं, लड़ाइयां कैसी होती हैं। ये लोग अपने परिवार को लेके यहाँ पे गए हुए थे। तो अफगान में इसने बोला कि भाई हमें वापस जाना, तू साइड दे, हमें युद्ध नहीं लड़ना, तू अपना क्षेत्र अपने पास रख। तो मराठा कहते हैं यार ऐसे कोई होता है यार, हम इतनी दूर से आए हैं, हमें रूट भी नहीं पता, इतनी मुश्किल से हम लोग सामान खाना पीना बीवी बच्चों को लेके आए युद्ध दिखाने के लिए, तू कह रहा है हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, ऐसे नहीं होता भाई, युद्ध तो करना पड़ेगा। वो कहता भाई मुझे नहीं लड़ना, तू रख अपना एरिया अपने पास, गलती होगी मैं यहाँ पे आया, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, तू सामने से हट जा। मराठा कहता नहीं नहीं भाई लड़ना तो पड़ेगा, देख इतनी दूर से हम लोग वापस कोई जाएंगे फालतू में बिना लड़े, कोई पूछेगा भाई क्या हुआ, कि लड़ाई तो हुई नहीं, फिर इतने हमने मेहनत करी, इतने लोगों को अपने साथ लिया, ये सारे काम हमने किए, उसका कोई फायदा तो हो। वो बोलता है यार अजीब आदमी है भाई, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को तेरा एरिया चाहिए ही नहीं। मराठा कहते हैं एरिया चाहिए नहीं मतलब क्या, मैं कौन सा दे रहा हूँ तेरे को एरिया, मेरी तो सीधी सी बात है तेरे, बस तू लड़, अब आया तो लड़ना तो पड़ेगा। बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता, तो अफगान बोलता है भाई ठीक है लड़ ले। मराठाओं की किस्मत इस दिन बड़ी खराब थी। 14 जनवरी को जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है, जैसे युद्ध स्टार्ट होता है फर्स्ट फेज के अंदर, तो मराठा अफगानियों को मार मार के भूत बना देते हैं बुरी तरीके से। मराठा जो है वो अफगान को कूट रहे हैं, तबीयत से पीट रहे हैं, तबीयत से। और अफगानियों को समझ में नहीं आ रहा कि यार भागें कहां से, क्योंकि लड़ने में मराठाओं का कोई तोड़ नहीं था। अफगानों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें इसमें, ठीक है, फंस गए अफगानिस्तान। फिर ये जो अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली आया था, इसने अपनी चाल चली। चाल क्या थी कि जितने भी मराठा के साथ वो जो क्षेत्रों से आ रखे थे, एरिया वाइज जो आ रखे थे ना, कि कोई कहीं से उठा लिया कोई कहीं से उठा लिया, उनकी जो आर्मी थी वो सब मुसलमान थे मैक्सिमम। तो अब्दाली ने अपने बंदों को भेज के उन लोगों को अप्रोच करवाना स्टार्ट किया जो अपनी सेना यहाँ पे ले लेके आए थे। उस सेना में एक सेना अवध की भी थी, ठीक है। अवध में था उस टाइम पे सुजाउद्दौला, जो हमने वहां भी पढ़ा था बक्सर में, ठीक है। सुजाउद्दौला वो व्यक्ति था जो सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली की तरफ चला गया, ठीक है। और अब्दाली ने इसको पैसा दिया, अब्दाली ने इसको 2-3 बातें समझाई, ठीक है, 2-4 धर्म की बातें आयतें वायतें इसको बता दी, इसको समझ में आ गया। और इसने धीरे धीरे करके जो भी लोग यहाँ पे भाऊ के साथ आ रखे थे, मराठाओं के साथ आ रखे थे, उन लोगों को अपने फेवर में लेना इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसने क्या बोला सबको कि भाई एक बात बताओ कि मराठा हमसे टैक्स लेते हैं चौथ। सबने बोला हाँ जी लेते हैं। यार चौथ का मतलब क्या है कि भैया प्रोटेक्शन अमाउंट, कि प्रोटेक्शन किससे, कोई युद्ध हो कुछ हो तभी तो प्रोटेक्शन है कि हाँ। तो जब युद्ध में हमें ही लड़ना है, अब युद्ध मराठाओं का है और लड़ने के लिए इसने हमें बुला लिया, तो जब लड़ना हमें ही है तो हम इनको पैसे किस बात के दे रहे हैं। और जब हमने पैसे इनको दे दिए भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम क्यों अपने लोगों को यहाँ पे मरवाएं, ठीक है। और धर्म के नाम पर, इन तर्क वाली बातों के नाम पे सुजाउद्दौला ने कई लोगों को अपने फेवर में कर लिया, ठीक है। युद्ध के बीच में जब बैटल यहां चल रहा है, दोनों लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, युद्ध के बीच में सुजाउद्दौला अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि अवध आर्मी पीछे हट। अवध की आर्मी एकदम से पीछे हट जाती है, ठीक है। अवध के अलावा जो भी छोटे मोटे राज्य आ रहे होते हैं वो सारे की सारी आर्मी यहाँ से पीछे हटना स्टार्ट हो जाती है। और जो मराठा जो तकरीबन 50,000 लोग लेकर निकले थे,
मराठाओं से, उनके पास इस टाइम पे सिर्फ 50,000 ही थे, यानी कि युद्ध में बीचों बीच आपकी स्ट्रेटेजी खत्म हो जाती है। मराठा पूरी तरीके से यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। भाऊ बहुत समझाता है इन सबको, लेकिन ये लोग नहीं मानते। भाऊ की कोई भी बात कहता नहीं, भैया भाड़ में जाओ, जब हम पैसा तुम्हें दे रहे हैं तो हम लोग लड़ने क्यों आएंगे तुम्हारे साथ, खाना पीना आर्मी हथियार सब तो हमारा है, तो हम पैसा तुम्हें किस बात का दें। तो यहाँ से सुजाउद्दौला अपने और उन लोगों की सेना को लेके यहाँ से वापस निकल जाता है, और भाऊ के पास वापस से वही 50-60 हजार लोग रहते हैं। लेकिन भाऊ का यहाँ पे मराठाओं को जो यहाँ पे साथ देता है एक व्यक्ति, उसका नाम था महाराजा सूरजमल। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर के राजा हुआ करते थे। ठीक है, सबके साथ छोड़ने के बाद महाराजा सूरजमल एक ऐसे व्यक्ति थे जो डंके की चोट पे, जाट नेता इनको बोलते हैं, डंके की चोट पे वहां पे खड़े रहे कि भाई देख भाऊ, मरेंगे तो मरेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, जिएंगे तो जिएंगे। अगर ये धर्म के नाम पे अलग हो सकते हैं तो हम लोग धर्म के नाम पे एक साथ खड़े हो सकते हैं। तो सूरजमल ने यहाँ पे पूरे तरीके से भरतपुर ने भाऊ का यानी कि सदाशिव का साथ दिया। पर बैटल इस तरीके से चल रहा था कि चलो ये दो लोग साथ हो गए, अब 50 की जगह 70,000 की आर्मी हो गई, इतनी आर्मी होगी अब इनके पास। ठीक है, अब इतनी आर्मी होने के बाद क्या हो रहा है कि अभी भी बैटल ये लोग लड़ रहे हैं, अभी भी एक दूसरे के साथ मारकाट इनकी सही से चल रही है। लेकिन सडनली क्या होता है कि एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब रेनिंग का नुकसान किसको होता है? ये तो बैठे हुए हैं हिल्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर। बारिश आएगी तो पानी पहाड़ियों में भरेगा या नीचे जाएगा? पानी सारा कहाँ गया? नीचे। नीचे कौन सी सेना थी? मराठाओं की। ठीक है, अब पानी भरने से क्या हुआ कि मराठाओं की सेना का जो जो अनाज अपने साथ लेके लोग गए हुए थे, वो सारा का सारा यहाँ पे वेस्ट होना स्टार्ट हुआ। पानी में भीग के सारा अनाज जो था वो खराब होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बहुत सारे घोड़ों ने वो अनाज खाया कि भैया घोड़े को तो नहीं समझा सकते ना कि सही है कि गलत है। तो घोड़ों ने जब उस अनाज को खाना शुरू किया तो यहाँ पे बहुत सारे जानवरों की डेथ भी हो गई। ठीक है, अब युद्ध के बीच में आप जानवरों को कहां कहां ले आके उनको डेड बॉडी का क्रियाक्रम करोगे? तो जिनकी डेथ हो रही है भैया वो सब वहीं की वहीं पड़े हुए हैं, कोई वो कुछ कर ही नहीं सकते उसके अंदर। तो क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे एरिया के अंदर गंदी वाली स्मेल और एक बीमारी टाइप की फैलने लगी। अब बारिश के समय पे युद्ध रुका हुआ था, उसकी सेना अपने घर पे, इसकी सेना अपने घर पे, वो तो ऊपर से बैठ के मजे लेके हंस रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, लेकिन इसकी सेना परेशान है, भाऊ की सेना परेशान है। ठीक है, तो भाऊ की सेना बोलती है सदाशिव को कि भाऊ अब स्मेल, बदबू और खाना पीना तो हमारे पास है नहीं, मतलब हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ, अब अपना मरना तय है। यहाँ हम बैठ नहीं सकते कीचड़ में, क्योंकि यहाँ पे घोड़े इतने मर चुके हैं कि स्मेल बहुत गंदी आ रही है। कीचड़ और ये जो बारिश की वजह से जितने हमारे टैंक थे, इब्राहिम गर्दी कहता है भैया जितने टैंक थे वो सब धंस चुके हैं, उनको यहाँ से निकाल के मूव करके उनके ऊपर अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो भी अपना एरिया पूरा फेल है। ठीक है ना, अपने पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे हम लोग बैठ के युद्ध की स्ट्रेटेजी कर सके। अब हमारा यहाँ पे मरना तय है, और क्योंकि हम मराठा हैं, मरना ही है, तो ऐसे नहीं मरेंगे कि भैया भूखे मर गए, बदबू में मर गए, बीमारी से मर गए, नहीं, मर नहीं है तो फिर लड़के मरेंगे भाई, सीधी सी बात है। ठीक है ना, बारिश इतनी तेज थी, एरिया पूरा घिरा हुआ था, ये लोग मदद के लिए भी किसी को भेजा तो अफगानिस्तान को क्रॉस करके भेजना पड़ेगा, यानी कि सॉरी इस क्षेत्र को क्रॉस करके भेजना पड़ेगा, कि मराठा तो अफगानिस्तान के पीछे था या अफगान सेना के पीछे था, है ना, और कहीं से इनको रूट पता नहीं था कि भैया कहाँ से भेजें कैसे भेजें, तो ये मदद के लिए वहां कुछ नहीं भेज पा रहे हैं। उसको मदद चाहिए नहीं, वो तो अब चिल मार रहा है अहमद शाह अब्दाली, उसका तो काम पूरा हो गया। ठीक है, फिर भाव की सेना कहती है कोई नहीं, बारिश में लड़ेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, मरना तो है ही। ये लोग वापस से कुछ ही जो बचे थे अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देते हैं। अफगानिस्तान का बार बार कहने का मतलब ये है अफगानी सेना के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी कि अहमद शाह अब्दाली के ऊपर अटैक कर देते हैं। वापस से युद्ध स्टार्ट होता है। अहमद शाह अब्दाली का इस युद्ध के अंदर अच्छा खासा नुकसान होता है, यानी कि वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख की सेना लेके आया था, और वो वापस जब यहाँ से जाता है तो उसके पास सेना सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 हजार की बचती है। बाकी सेना को मराठा खा चुके थे, पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके थे। लेकिन क्योंकि मराठाओं की जो किस्मत थी वो एकदम उनके अपोजिट थी, तो इस चक्कर में मराठा जो थे पानीपत के 3rd बैटल को हार गए। लेकिन हार के भी एक तरह से जीत थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने कसम खा ली थी कि भाई वो तो इनके फेवर में कोई चीज गई नहीं, इनके फेवर में ना तो मौसम, ना इनके फेवर में एरिया, ना इनके फेवर में ये युद्ध का बैटल फील्ड, ना इनके फेवर में इनके जो लोग इनके साथ आए थे उन्होंने इनका साथ दिया। उसके बाद भी 40-50 हजार लोगों ने हमारे इतने आदमी मार दिए। अगर गलती से मराठा यहाँ पे आके खड़े हो जाते हमारे साथ युद्ध लड़ने के लिए, तो शायद आज अफगानिस्तान पे लोग अपना शासन करके बैठे होते। अहमद शाह अब्दाली कसम खाता है हारने के बाद कि आज के बाद हिंदुस्तान की तरफ
कभी मुंह करके नहीं देखूंगा कि इंडिया में मुझे लड़ना है। और वो ये बात कह के जाता है कि वीर बहुत होंगे पर मराठा जैसा वीर कोई नहीं होगा। अहमद शाह अब्दाली हमेशा मराठा और जाटों का कायल रहा था। या भाई कोई हो, मराठा हो या कोई जाट हो, तो उनसे जितनी दूरी बना सको आप युद्ध के टाइम पे उतनी दूरी आप बना के रखना। लेकिन इस पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर मराठा जो थे पूर्ण तरीके से काइंड ऑफ समाप्त हो जाते हैं।